जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल रहमान। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा गफूर अफजल साहब और सैयद तौकीर बुखारी साहब डेनमार्क से तशरीफ़ रखते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज बड़े अहम नुकात हैं हमारे पास जिसके ऊपर हम इनसे तज़िया भी लेना चाहेंगे और इस पे गुफ्तगू भी करना चाहेंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो खबरें होती हैं, उनका दायरा-ए-कार इतना वसी है कि उन पे जितनी भी बात की जाए वो कम है। बहुत सारे मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसने जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में करने की फैसला सुना दिया है। तो इस हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। राजा गफूर अफजल साहब भी एक्चुअली आज मुझे ये शर्फ मिला कि मैं इनका प्रोग्राम होस्ट करूं। वैसे तो ये इनका प्रोग्राम है और इन्हीं का टीवी चैनल है, तो मेरी खुशकिस्मती है कि राजा साहब के प्लेटफॉर्म पे आज मुझे प्रोग्राम की मेजबानी करने का शर्फ मिल रहा है। राजा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको आपके प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये आपका अपना प्रोग्राम है, ये शाह साहब का भी प्रोग्राम है, ये सबका प्रोग्राम है। आप हमारे इस वक्त जो है न्यूज रूम के डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया। शाह साहब को भी हम खुशामदीद कहते हैं और मैं समझता हूँ कि शाह साहब आपके टीवी चैनल्स की जो टीम है, खास तौर पे सहाफ़ी हज़रात की और तज़िया निगारों की, उनकी टीम के जो सबसे बड़े थिंक टैंक हैं, मुझे इसमें कहने में कोई तामुल और कोई हेजिटेशन नहीं है, वो जनाब शाह साहब हैं, बुखारी साहब हैं। आपका भी खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दोनों अहबाब का कि आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक़्त निकाला। मैं आऊँगा सबसे पहले राजा साहब आपकी तरफ आ जाऊँगा कि आप देखिए ये पाकिस्तान के हालात दिन-ब-दिन कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा। अदम इस्तेहकाम का शिकार हम आए रोज़ होते जा रहे हैं। हमारी कौम के अंदर भी यकसानियत नहीं रही, बल्कि आए रोज़ अदम इस्तेहकाम का शिकार हम होते जा रहे हैं। आज का जो फैसला आपने देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सिविलियन का ट्रायल है उनको फौजी अदालतों में चलाने पर ज़ोर दिया और इवन फैसला भी सुना दिया। और बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, उनकी तरफ से मुख्तलिफ राय सामने आई। किसी ने इसकी हमायत की और किसी ने इसकी मुखालफत में अपनी स्टेटमेंट दी। तो राजा साहब आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपसे बल्कि आप सबसे पहले इस पे कमेंट कर दें और फिर साथ ही सवाल को जोड़ लें, मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर लें कि जो सिविलियन का ट्रायल है, क्या वो फौजी अदालतों में चलना चाहिए? आप इस पे क्या राय रखते हैं? डॉक्टर साहब देखें कि हम तो बात करते हैं स्टेट की, जो पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। क्योंकि मीडिया को खबरें चाहिए होती है, मीडिया जो है अपना भी हमें तड़का लगाना होता है। आजकल हमने डॉक्टर साहब जो ओवरसीज की सोचा है, जिस तरफ आपने इशारा किया सवाल का जवाब तो दूसरा नहीं दे रहा, लेकिन जब तक हम जो ओवरसीज में बसते हैं या जो मीडिया वाले हैं ये नौजवानों की तरबियत नहीं करते, तब तक ये हालात इसी तरह रहेंगे। आप देखें ना, ओवरसीज के हालात जो है उनको कानून कायदे का प्रॉब्लम है, जिन मुल्कों में रहते हैं प्रॉब्लम है। जहाँ आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, बेशक आपके मसाइल होंगे, लेकिन जो सारा जोर लगाया जा रहा है वो इसी तरफ लगाया जा रहा है। अदालतें क्या कर रही हैं, सियासी जमातें क्या कर रही हैं। हालांकि ना अदालतों का कोई फिक्र है, उनके बच्चों का, उनको पेंशनें उनकी ठीक ठाक हो जाती है। सियासतदानों को भी कोई फिक्र नहीं है, माशाल्लाह सब अरबपति खरबपति है। तो हमें फिक्र पड़ी हुई है, अदालतों की पड़ी हुई है, फौजी अदालत की पड़ी है। देखिए फौजियों का कोर्ट मार्शल होता है, अगर फौजी केस है तो फौजी अदालत में चलना चाहिए। या तो इतनी जो है सिविलियन जो हमारी पार्लियामेंट इतनी तकड़ी हो, इतने तकड़े कानून बनाए, उनसे भी आइन पर अमल दरामद करवाएं और खुद भी इस पर करें। तो मैं तो हूँ कि जो आइन के नीचे काम होता है वो सबसे बेस्ट रहता है। जी, ठीक कहा आपने। चलें इसी सवाल का जवाब क्विकली हम शाह साहब से भी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो मुल्क की अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत-ए-हाल है, हम उस पे भी आएँगे और फिर ज़ाहिर है डेनमार्क की भी कुछ गरम-गरम खबरें हैं और आलमी सतह के पे भी बहुत सारी चेंजेज़ हो रही हैं। आपको जी पता जी। है कि मुल्क की जो दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक हैं, वो आपस में भी कशीदगी का शिकार हैं। इसके अलावा आलमी सतह पे भी एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है, जहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। ख़्वाह वो रूस का खित्ता हो, सेंट्रल एशिया का खित्ता हो या यूरोप की मामलात की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, तो हर जगह पे एक नई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हर रोज़ एक नई चीज़ देखने को मिलती है। आज की जैसे कि गरम एक बहुत टॉप हेडलाइंस में एक खबर थी कि रूस के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा हो गया भारत का और पर फी बैरल जो है वो $5 उनको तेल सस्ता दिया जाएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी एक अलमी है और उसको भी एक सोचने की यहाँ पे एक सोचना चाहिए कि ये क्या एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है, हमें उसका कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। सबसे पहले शाह साहब से सेम ही क्वेश्चन उसी का जवाब लेना चाहेंगे कि जो राजा साहब ने भी इस सवाल का जवाब दिया। जी शाह साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सब लिसनर और नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। राजा गफूर साहब ने बहुत अच्छी और बड़े मुतबर तरीके से सवाल का जवाब दिया है, लेकिन मैं कोई थोड़ी सी तफसीर में जाना चाहूँगा कि फौजी जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर सिविलियंस का ट्रायल क्यों होना ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देखें कि मैं खुद फौजी ऑफिसर का बेटा हूँ और मैंने 1958 का भी मार्शाल्लाह देखा है और उसके बाद दूसरे भी मार्शाल्लाह देखे हैं। फौजी ट्रायल्स के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास सरमाया है या नहीं है, लेकिन आपको वकील भी फौज का होता है और सजा देने वाले भी फौज के होते हैं। वो सबसे पहले तफ्तीश को मुकम्मल करते हैं और उसके ज़रिए सजा देते हैं। अब सिविलियंस को हम किस चीज़ से मराद लेते हैं? सिविलियन में जासूस भी आते हैं, सिविलियंस में जो MAS और दूसरे आगे पीछे जो इनके क्लब्स होते हैं, जो इनके मैसेज होते हैं, जो इनके शॉप्स पर होती हैं, इनके अंदर सारे सिविलियंस काम करते हैं और सिविलियन प्रोडक्ट जो है उसको बेचते हैं। अगर उनसे कोई ऐसी जासूसी का एलिमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसका ट्रायल जो है वो आइन के अंदर बाकायदा फौज को दिया गया है कि भाई आपको ये आपके महकमे की जासूसी कर रहे थे या आपके अदारे को ख़राब कर रहे थे, तो ये उसके अंदर हाँ उसको उसके बाद सज़ा के बाद उसका जो ट्रायल है उसको हक हासिल है कि वो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए सिविलियन पर्सन अपना केस जो है सज़ा सुनने के बाद उसको लेके जा सकता है। और ये है वो आर्मी का। ये तो बिल्कुल राजा गफूर साहब ने सही बात की और मैंने मुख्तसर तरीके में समझाने की कोशिश की और ये होना चाहिए। अगर ये ना होगा तो आपको पता है कि हमारी वो कैंट्स जो हमारे ज़माने में सिर्फ फौजियों की पनाह गाहें होती थी, फौजी वहाँ पर रहते थे, तो ये भट्टू साहब के ज़माने में इसको सिविलाइज थोड़ा सा किया गया, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब आए तो इसको टोटल ओपन कर दिया गया कि हर आदमी जो है वो घर खरीद सकता है कैंट के अंदर और उसकी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, बिल्कुल ये ज़ाहिर है आपने दुरुस्त फरमाया, हम इस पे भी आएंगे बाद में। ये तफसीलन आपने एक अच्छा जवाब दिया। तो राजा साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप देखें, एक तरफ जो कुछ सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि हम डायलॉग करें, हम टेबल टॉक पे आएं और हम नेगोशिएट करें। डॉक्टर साहब पहले वजाहत करते हैं, ये सियासी जमातें हैं, खाली पेपरों में सियासी जमातें हैं? जी देखिए, इस तरह तो फिर हर सियासी जमात के ऊपर से वो एक पर्दा उठ जाएगा, तो हम जाहिर है इसकी जो पर्सनल है उस पे तो माहियत पे या हैयत पे तो बाद में आएंगे। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या मुल्क के जो इस्तेहकाम है, मुल्क को अगर हमने मजबूत करना है तो उसके लिए क्या सियासी जमातों का डायलॉग जरूरी है, या वो मुस्तकबिल या पहले भी जिस तरह आपको पता है पास्ट में सियासी जमातें एक दूसरे को चोर और डाकू कह के एक दूसरे से बात करने के लिए कतराती थी, लेकिन वही सियासी जमातें आज शायद किसी को अपना मफाद होगा और किसी को नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आज मुल्की इस्तेहकाम की बात करती हैं। वो सब कहते हैं कि हमने मुल्क को आगे लेके चलना है, और मैं समझता हूं कि मुल्क को आगे लेके जाने के लिए यही एक बेहतर चीज है कि सब जमातें अपने अपने इख्तलाफात बुला के मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए एक टेबल के ऊपर बैठ के सब लोग मुज़ाकरात करें, टेबल टॉक करें। आप इस पे क्या कहेंगे राजा साहब? क्या आपका बड़ा रेलिवेंट सवाल है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बेसिकली ये तो सारी रजिस्टर्ड जो है वो सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, पार्लियामेंट में इलेक्शन जीत कर आई हैं तो सियासी जमातें हैं, तो जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, डॉक्टर साहब देखें ना, आप इस वक्त कहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, शाह साहब कहाँ बैठे हुए हैं, तो हम अपने अपने नजरियात रखते हैं, हमारे अपने अपने ख्यालात हैं, हम सियासी जमातों की भी बात करते हैं, लेकिन ज्यादा सियासत आपको डॉक्टर साहब पता है मैं डेनमार्क की करता हूँ। लेकिन जब तक ये सियासी जमातें बैठेंगी, सियासी जमातों से मुराद क्या है? PTI एक बड़ी जमात है, नून लीग एक बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, ये हुकूमतें तीनों जमातें हुकूमतें भी कर चुकी हैं। इसके अलावा जो मजहबी सियासी जमातें वो बड़ी जमातें हैं। तो ये जब तक इकट्ठी नहीं बैठेंगी, मैं आइन की इसलिए बात की थी जो आपने पहला बेसिक सवाल किया था कि जब तक ये आइन के नीचे नहीं आएंगे तो बाकी जो है बातों से तो गुजारा तो नहीं चलेगा। ये सारी सियासी जमातें
मेरे और आपकी तरह, शाह साहब की तरह गठी बैठे, इसी तरह बैठे, डायलॉग करें। नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, फजल रहमान साहब, डॉक्टर तारिक अल कादरी साहब, चूंकि वो डॉक्टर है, पीएचडी उन्होंने की है, डॉक्टरेट उनको, इसलिए बेसिकली वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्हें भी लाइव टीवी पे लेना चाहिए। जरदारी साहब को भी लेना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को भी, इमरान खान साहब को भी। ये जब तक पब्लिक के सामने, अपनी आवाम के सामने एक दूसरे के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, तो इनके चेहरों के पीछे जो चेहरे हैं वो आवाम को नजर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देखें, डायलॉग हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। हमने सबने एक दूसरे को चोर और डाकू कह के भी देख लिया है, एक दूसरे से लड़ाई है। हमने सारे वो कार्ड अपने खेल रही हैं कि जिस कार्ड से हम अपनी सियासी दुकानदारी चमका सके, अपना चूरन बेच सके और अपना बयानिया बेच सके। सब हमने करके देख लिया है, लेकिन अल्टीमेटली अवाम को इससे नुकसान हुआ है। हमने अब वो पॉलिटिक्स करनी है जिससे अवाम को फायदा हो, अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम एक कदम आगे की जानिब बढ़े। सारे अपने मफादात पीछे की तरफ छोड़ते हुए हमने मुल्क की तरक्की का, मुल्क की सालमियत का और कायदे आजम का पाकिस्तान बनाने के लिए सब जमातों को हमें एक टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा। बैठ के हमें निगोशिएट करना पड़ेगा, अपने माजी के इख्तलाफात को भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बिल्कुल क्विकली इस पे एक छोटा सा कमेंट लेने के लिए मैं शाह साहब की तरफ भी आऊंगा। शाह साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या सियासी जमातों को इसके ऊपर, टेबल टॉक के ऊपर आना चाहिए? बिल्कुल जी। ये तो हमारे दीन का पहला सब्जेक्ट ही ये है। आपको याद होगा कि फतह मक्का के ऊपर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सफियान को और मीर माविया को, जो कि अबू सफियान कातिल थे मीर हमजा के, आपके चचा के, तो उन्होंने जब वो आए थे तो हज़रत उमर ने तलवार खींच ली। ये हिस्टोरिकल चीज़ है, लेकिन आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, यहाँ पे बात होने आ रही है और ये कलमे की बात हो रही है, तो बैठे थे। तो इज्जत एहतराम इनको करना चाहिए, मिसाल वहाँ से लेनी चाहिए। आपको बात की खिलाफतों की मिसाल लेनी चाहिए। आपको दुश्मन के साथ भी बैठ के, जब तक आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? दुश्मनी नहीं, जाती दुश्मनी नहीं, आप सियासत करें। राजा गफूर साहब को भी पता है, हमें भी पता है। यहाँ हम अगले दिन एक हियरिंग के अंदर गए हुए थे, तो इनको पता है, राजा गफूर साहब विटनेस है इस चीज़ के, कि वहाँ जिस आदमी ने मुझे बोलने की इजाज़त दी, मेरी तरफ इशारा किया, वो फॉरेनर्स को पसंद ही नहीं करता। वो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है कि जो फॉरेनर्स को पसंद ही नहीं करता, लेकिन उसने सारी पब्लिक में उसको कहा कि इस आदमी के पास जाओ, मैं इसकी बात सुनना चाहता, इसका बयान। जब तक आप अपने दुश्मन की या अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन की बात नहीं सुनेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, आप अमन नहीं ला सकते। और इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी वो भी बात करने की इजाज़त लूँगा कि आपने कहा है कि इंडिया ने तेल लिया है, तो मैं कुछ इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा कुछ जानता हूं, तो मैं अगर बाद में जब आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूं। जी बिल्कुल, इस पे भी आते हैं। हमारे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानब बढ़ते हैं, जिसमें हमें आलमी सतह के ऊपर एक बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, आपको पता है। और हमें खास तौर पे जब पाकिस्तानी बाहर को ट्रैवल करता है, मैं पहले इस सेगमेंट की तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तानी जब बाहर की तरफ ट्रैवल करता है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता है, तो चूंकि उसकी जो शिनाख्त है वो सबसे पहला उसका पासपोर्ट है, वो देखा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इतनी डी वैल्यू है, और पाकिस्तान की जो जीडीपी है आप उसका हाल देख लें, तो क्योंकि ये सारी हमारी सियासतदानों की मिली भगत है और इनकी पॉलिटिक्स की नजर हर चीज हो गई है, पाकिस्तान की सब चीजें इनकी पॉलिटिक्स की नजर हो गई है। तो मैं सिर्फ आपसे राजा साहब ये पूछना चाहूंगा, क्या हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो कब मजबूत होगी और कैसे मजबूत होगी, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारी हुकूमत को लेने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तानी जब भी बाहर के मुल्क में सफर करे तो उनको कम से कम जिल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़े? डॉक्टर साहब, बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका। डॉक्टर साहब, ये देखें, खारजा पॉलिसी आप लोगों ने बनानी है, ये आप लोगों का मुस्तकबिल है। आपने भी, आप बैठे हुए, आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, तो आपने जो नौजवानों ने इसकी बागडोर संभालनी है। अगर नौजवान बागडोर संभालने से बजाय उन लोगों की तरफ चढ़ पड़े जिनका कोई नॉलेज नहीं है खारजा पॉलिसी का, उन्होंने खारजा पॉलिसी अपने हाथ में ले ली। हम बना लेते हैं वजीर ज़राअत बना लेते हैं, जिसकी एक मरला ज़ाती ज़मीन बाप दादा की नहीं होती, उसे हम वजीर ज़राअत बना लेते हैं। हाँ, वजीर ज़राअत बनाना चाहिए, जो ज़राअत पढ़ाता हो यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल हो, वो वजीर ज़राअत बने तो कबूल है। इसी तरह जो खारजा पॉलिसी, जो खारजा अमूर पढ़ाते हैं,
वो प्रिंसिपल या जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं वो वजीर खारजा बने। इसी तरह हम बनाते हैं वज़राए आज़म बना लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के मेम्बरान बनाते हैं। तो वज़राए आज़म बाद में जो है आप वज़ार खारजा बनाते हैं, तो फिर हमें रिजल्ट भी इस तरह मिल। डॉक्टर साहब आपको पता है हमारे मुल्क का वजीर खारजा कौन है? जी, हमारे मुल्क का जो वजीर खारजा है वो नायब वजीर आजम भी है। हाँ, साधना। मैं इस डेनमार्क में रहता हूँ, मुझे यहाँ के वजीर खारजा का पता है, मुझे उनकी ड्यूटी का भी पता है, उनकी बैकग्राउंड भी पता है कि ये पहले क्या क्या करते रहे, ये क्या ऐसे अहल है या अहल नहीं है। तो डॉक्टर साहब जब तक ये नौजवान जिस तरफ चल पड़े हैं ना, इस तरह की जो डिबेट है ना, जिस तरह आपने सवाल किया, ये डिबेट हर मीडिया चैनल पर होनी चाहिए। हम अनपढ़ आदमी को जमहूरियत के नाम पर कहते हैं जी वोट मिले हैं, वो अनपढ़ बंदा भी वजीर बन सकता है, क्यों वजीर बन सकता है? बल्कि सर मैं तो यहाँ पे एक चीज इजाफा करना चाहूंगा, बल्कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो रोजे अव्वल से इसी तरह ही है। वही एक वो पुराना जो बरतानवी साम्राज्य का एक सिस्टम है, वही हमारे डॉक्टर साहब इस फ्राक को उतारना पड़ेगा, ये जो चुआ आपने पहना हुआ इसको अलहदा करना पड़ेगा, नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, नई तहकीक करनी पड़ेगी, नए तजुर्बात करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब देखे ना हम लगे हैं कौन आएगा कौन आएगा, इस तरह के हम नारों के पीछे चल पड़े। अभी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह आने वाली है, कहीं आपने कायदे मिल्लत का नारा, कायदे आजम का नारा सुना आपने? किसके नारे बज रहे हैं? टीवी पे आप बैठ के देखे कभी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पे डिबेट चल रही है? बात किसकी हो रही है? वजीर खारजा की हो रही है, वजीर आजम की हो, कैदी नंबर 804 की हो रही है, शेर की हो रही है, बात हो रही है, ठीक है, मदरसों की बात हो रही है। ये कानून साजी किसने करनी डॉक्टर साहब? मैंने और आपने नहीं करनी, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है। ये कानून साजी करे और अमल दरामद करवाने वाले जुडिशरी होगी, सिपा सलार की भी बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने मुल्क को देख ले, गो कि उनकी अपनी ड्यूटी है, वो आइन के नीचे आते हैं, वज़राए आज़म के नीचे आते हैं ये, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को भी देखना होता है, बॉर्डर्स को भी देखना होता है। डॉक्टर साहब आप जैसे लोगों को आगे आना होगा, टीवी चैनलों पे बैठना होगा, सेठों की तनख्वाह नहीं लेनी होगी। हमारे बड़े बड़े एंकर सेठों से करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं, तो डॉक्टर साहब जो सेठ आपको नौकरी देता है वो काम फिर आपने उसी का करना है ना जी।